अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको 74वां योम आज़ादी 75वां योम आज़ादी 74वां तो जश्न आज़ादी है, बहुत बहुत मुबारक हो। और नाज़रीन, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर पूछनी है तो उन कश्मीरियों से पूछिए जो पिछले 2 साल से अमलन दुनिया की सबसे बड़ी जेल में कैद हैं, जहाँ उन्हें ना मजहबी रसूमात अदा करने की आज़ादी है, ना उन्हें सियासत की, नकलो हरकत की, कारोबार की, इबादत की किसी भी किस्म की आज़ादी नहीं है। और अब तो भारत उनकी शनाख्त के भी दर पे है। और इस आज़ादी को, इस मुल्क को, ये जो नेमत अल्लाह ने हमें अता की है, इसे फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, अपने मुल्क की कदर कीजिए। और आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हमने बड़ा एक ज़बरदस्त पैनल हमने बनाया है, जिसमें हमारे साथ एक नौ मुंतखब सेनेटर होंगे, सियासत की बात करेंगे, मुल्क की डायरेक्शन की बात करेंगे, ओवरऑल के हम क्या दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। और हमारे साथ एक जनरल रिटायर्ड मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे, चूँकि हमारी जो आज मुल्क के अंदर जो अमन है, जो इस्तेहकाम है, इसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ और किरदार उसमें उनका शामिल है। और इसके साथ साथ नाज़रीन हमारे साथ एक, चूँकि पाकिस्तान एक वकील ने बनाया था, तो एक मुल्क के नामवर वकील जो कि ख़ुद सियासतदान भी हैं, सेनेटर भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। हम मुल्क के जस्टिस सिस्टम के हवाले से भी बात करेंगे, ओवरऑल मुल्क की डायरेक्शन की बात करेंगे कि बतौर कौम क्या हमारी दुरुस्त सिमत में हम जा रहे हैं। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल का जो विजन था, क्या हम उस विजन की तरफ जा रहे हैं या फिर हमारी डायरेक्शन जो है वो गलत है, उसमें क्या बेहतरी लानी चाहिए। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर ओन अब्बास साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, मुल्क के नामवर वकील भी हैं। और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज जवान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपको आप तीनों को भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह आपने बात की कि आज़ादी एक बड़ी नेमत है, इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, तो सबसे पहले सेनेटर ओन अब्बास साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा कि इस वक्त मुल्क की जो डायरेक्शन है, ओवरऑल अगर बात की जाए, इस वक्त सबसे एक जो मसला हम देख रहे हैं कि जो सियासी पोलराइजेशन है, जो सियासी तकसीम है, क्या ये नेशनल यूनिटी जो हमें मुल्क के अंदर चाहिए, मुल्क को स्टेयर करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए, उसमें कितनी बड़ी रुकावट ये पैदा कर रही है, या फिर ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है? सबसे पहले आपको और पूरी कौम को मुबारक जी 74वीं सालगिरह। आज के दिन में कम से कम हमें उन तमाम शहदा को, कम से कम 16 लाख शहदा थे जिनकी कुर्बानियों से ये मुल्क जो है ना वो क़याम अमल में आया था। और उन खवातीन, उन बहनों और माओं को नहीं भूलना चाहिए तो 70,000 माओं ने कुर्बानी दी, जिनके साथ ज्यादती उन दिनों में इस पाकिस्तान के बनने में उनकी इज्जत भी शामिल है। आज उनके तमाम को हम सलूट पेश करते हैं जी। आज तजदीद अहद का दिन इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समझ भाई 74 साल में हम मुल्क तो आज़ाद हो गए, हमारी जो जिस्म तो आज़ाद है, लेकिन हमारे दिमाग अभी तक भी आज़ाद है। जिस पाकिस्तान में मैंने आंख खोली थी वो 2 पाकिस्तान थे, एक गरीब का पाकिस्तान और एक अमीर का पाकिस्तान, एक हाकिम का और महकूम का, जालिम का और मजलूम का। तो उस हवाले से ये सोच जरूर करनी चाहिए कि आज भी क्या वही पाकिस्तान है। 3 सालों में जब से हमारी हुकूमत आई है, 18 अगस्त में 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे, मैंने कम से कम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस कौम को एक उस लाइन पे जरूर डाल दिया है जिसकी अशद जरूरत थी। वो जो सोच थी ना कि सियासत में आके नालियां, सोलिंग, यानी ऐसे काम किया जैसे सियासत बराए सियासत हो, और हुकूमत में आने के तरीकेकार कम से कम अब वो तब्दील हो चुका है। यकीन जानिए इस वक्त भी इस्लामाबाद में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ हम कम से कम बैठते हैं, तो जितना वो जोर और जितनी सोच के साथ वो बैठे होते हैं इस कौम को उस कौम बनाने के लिए, यानी वो वाली कौम जिसका अल्लामा इकबाल या कायद आज़म ने ख्वाब देखा था, यकीन जानिए उसके लिए अल्फाज नहीं है वो किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। मुझे कायद आज़म साहब की वो स्पीच याद है जो उन्होंने अगस्त 1948 में मेरे ख्याल में की थी स्टेट बैंक कराची में, जिसमें कहा था कि इस मुल्क को बनाने का मकसद इस्लामी फलाही रियासत का था। ये कायद आज़म ने कहा था। हमें शक्ल से तो बहुत लिबरल नजर आते थे, सूट से शेव और बहुत वो होते थे, लेकिन उनकी सोच ये थी कि ये इस्लामी फलाही रियासत होगी। मेरे ख्याल 70 साल में हमने उस सोच को तकवीयत नहीं पहुंचाई। अब मेरे ख्याल टाइम है कि उसको तकवीयत पहुंचाने का, और हमने अपनी हुकूमत में बहुत कोशिश की है कि हम उसी लाइन को, उसी पिच को लेके चल सकें। कामयाब या फेल ये भी फैसला नहीं कर सकता, ये अवाम 2023 में फैसला करेगी। ठीक है, लेकिन ये ठीक है, जहां हम इस्लामी फलाही रियासत के जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो खिताब था वो उसे याद रखते हैं, तो हमें 11 अगस्त की तकरीर भी याद रखनी चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए कि अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से बड़ी अहम वो तकरीर थी, क्योंकि हमारे झंडे के अंदर जो सफ़ेद रंग है वो अक़लियतों को रिप्रेजेंट करता है। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आप इससे एग्री करते हैं कि इस वक्त मुल्क जो है वो यूनाइट हो गया है, खान साहब ने यूनाइट कर दी जिस तरह से ओन अब्बास साहब ने यह दावा किया, या फिर जो एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जो सियासी तकसीम है, वो इस मुल्क के आगे बढ़ने में एक बड़ी रुकावट बन सकती है?
जी बहुत शुक्रिया समर साहब। सबसे पहले तो मैं भी सारी कौम को, आप सबको, अपने बहनों भाइयों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम सलाम पेश करें अपनी उस क़यादत को और अपने उन गुमनाम सिपाहियों को जिन्होंने ये जंग लड़ी और हमें आज़ादी की नेमत से बहरामंद किया। बिल्कुल। आज दिन ऐसा है कि मैं कोई ज्यादा, वो कहते हैं ना, डिवाइड का कायल नहीं हूँ, क्योंकि जो ये ईद का एक समा होता है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं खुशियां, लेकिन उसमें अगर हम माजी की तरफ भी देखें और आज का भी जिक्र करें तो मेरे ख्याल में बातें तो बहुत खूबसूरत की मेरे भाई और अब्बास, हम इकट्ठे हैं वहाँ हाउस में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कहा जाता है वो नहीं है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन जिस नहज पे आज खड़ी है वो गुज़िश्ता हुकूमतों में या गुज़िश्ता सालों में इस तरह से नजर नहीं थी आती, और कुछ पॉलिटिकल मैच्योरिटी नजर आई हमें पिछली दिहाई में 2008-9 ऑनवर्ड, जब मुशर्रफ साहब का दौर खत्म हुआ, उससे लेके 2018 के इलेक्शंस तक कम से कम इस तरह से जो मामलात थे वो नहीं हुए। अब ये कहेंगे कि जी ये शायद वो फ्रेंडली मैच थे, वो मुक्का कहते हैं हाँ साहब उसे। ये भी नहीं है। देखिए समर, अगर आपने मुल्क को आगे लेके जाना है तो फिर इस खैंचातानी में तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। क्या नारा लेके आए थे खान साहब के, मैं 100 दिन में क्या क्या करूंगा, मैं 6 माह में क्या करूंगा, आज हमें क्या नजर आ रहा है? कहाँ पे है वो सारे वादे? ना महंगाई में कमी है, उसमें इजाफा है, बदअमनी में कमी नहीं है, क्राइम में इजाफा है। आप अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से देख लें तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ी हैं, काम नहीं हुई। तो ये सारी चीजें हमें बैठ के सोचना है। मैं समझता हूँ कि सियासत का हुस्न ही ये है कि वो एक कलेक्टिव विजडम का नाम है। जो पार्लियामेंट है उसमें क्योंकि तमाम मकातीब फिक्र के लोग होते हैं, तो अगर आप उनकी सलाहियतों का, उनका पूरा फायदा उठाएं तो सही मानों में जमहूरी हुकूमतें आगे चलती हैं। लेकिन अगर आप जमहूरियत में भी मुतलकुल इनान बन जाएंगे तो वो फिर जमहूरियत नहीं रहेगी, वो डिक्टेटरशिप से भी बुरी हो जाएगी। रही बात माजी की, तो ये मैं याद दिलाता चलूं कि जमहूरी कुव्वतों ने ही मुल्क को फौज के साथ मिलके मजबूत किया, बनाया। ठीक है, हमारे हमसायगी ऐसी रही है कि हमारे लिए जो एक अस्करी चैलेंज है वो हमेशा रहा, लेकिन मैं आज जिक्र करना चाहूंगा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का, जिन्होंने एटमी प्रोग्राम का आगाज किया और सारी दुनिया से टक्कर लेके किया और उसकी कीमत देना पड़ी। और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, जिन्होंने तमाम प्रेशर्स के बावजूद 1997 में एटमी धमाके किए और ये डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान एक आजाद खुद रियासत है और हमें अपने दिफा का पता है। तो हमें अपनी उस सियासी क़यादत को भी सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने अपने हिस्से के काम जरूर किए हैं। ठीक है जनरल एजाज़वान साहब, ये जो बात कर रहे हैं सेनेटर ओनबाज साहब फरमा रहे हैं कि हम बतौर मुल्क तो आज़ाद हो गए, लेकिन जहनी आज़ादी जो होनी चाहिए थी वो अभी तक हम जहनी तौर पर आज़ाद नहीं हुए। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये फरमा रहे हैं कि जो सियासी तकसीम है ये बड़ी नुकसानदेह है मुल्क के लिए। आपकी नज़र में बतौर कौम, बतौर मुल्क, पाकिस्तान एट 74 क्या हमारी सिमत दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त नहीं है तो कहाँ कहाँ हमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है? थैंक यू वेरी मच। पहली बात यह है कि मेरी तरफ से तमाम व्यूअर्स को जश्न आज़ादी मुबारक, और मैं सलाम पेश करता हूँ उन रहनुमाओं को, आज़ादी के रहनुमाओं को, उन शहदा को और उन माओं और बेटियों को जिन्होंने अपनी इस्मतें और जानें कुर्बान करके हमें आज आज़ाद वतन दिया। खुदा उन्हें सबको जो जा चुके हैं इस दुनिया से गरी के रहमत करे, और जो हम सब लोग जिंदा हैं हम में इत्तेहाद पैदा करने की हमें सलाहियत दे। मेरा एक्सपीरियंस दोनों पॉलिटिशियन से बड़ा डिफरेंट है। मैंने 3-4 क्राइसिस में बावर्दी डील किया है। एक वो जब जल्जला आया था मानसेरा का, मैं उस वक्त डिवीजन कमांड कर रहा था। जी। उससे पहले जब हिंदुस्तान की फौज हमारे बॉर्डर्स पर आ गई थी और मैं उस वक्त ब्रिगेड कमांड कर रहा था सियालकोट सेक्टर में उस वक्त, और एक मैंने जंग लड़ी है सवात में और वहां पर डिवीजन कमांड किया, ऑपरेशन को लीड किया है। बिल्कुल उस वक्त इस दहशतगर्दी की जंग हो, जल्जला हो, सैलाब हो या ईस्टर्न फ्रंट पर चैलेंज हो, मैंने इनमें जाती तौर पे हिस्सा लिया है और मैंने पूरी कौम को मुत्तहिद पाया है। हमारे साथ शाना बशाना खड़े थे। जब हिंदुस्तान ने चैलेंज किया तो सिविलियंस ने आकर फौज के साथ मोर्चे मुझे खुदवाए, खुद कुदाले लेकर आए और हमारे मोर्चे शकरगढ़ के लोग खोद रहे थे। ईंटें लेकर भट्टों से वो आ रहे थे बंकर बनाने के लिए।
जब जल्जला हुआ तो ट्रकों की इतनी लंबी लाइन थी, पाकिस्तान के हर गोशे गोशे से मानसेरा पहुंच रही थी, जो उनके खित्ते और सूबे से बाहर था, बिल्कुल पहुंच रही थी, और लोगों के पास सामान रखने के लिए जगह नहीं थी। इतना इमदादी सामान आ रहा था हर खित्ते से। मैंने खुद कश्मीर में था उस वक्त, मैं खुद मुजफ्फराबाद में था जब जल्जला आया था। पूरी कौम ने बिल्कुल उसमें जो जल्जला जदगान थे उनकी खुल के मदद की थी, पूरी कौम यूनाइट हो गई थी। जब दहशतगर्दी की जंग हुई और उसमें मैं सवात में ऑपरेशन कमांड कर रहा था, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल पीपल्स पार्टी और ANP, और पंजाब में नून की हुकूमत थी, सब ने भरपूर साथ दिया और फौज के साथ शाना बशाना खड़े होकर जब हमने जलोजई कैंप और ये बनाए, बिल्कुल, तो सिविल एंड मिलिट्री हैंड्स इन ग्लव काम कर रहे थे। मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है 37 इयर्स मिलिट्री करियर में कि जब भी पाकिस्तान को बाहर से चैलेंज हुआ है, बिल्कुल, जब भी सर्वाइवल का चैलेंज हुआ है, मुझे कौम में कोई तकसीम नजर नहीं आई। ये मैं हल्फन कह रहा हूं। बिल्कुल। अब रही बात पोलराइजेशन की, यस, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और वो हर मुल्क में होती है। हमारे मुल्क में चूंकि 20-25 पार्टियां हैं सियासी, वो अपने अपने हलकों में अपना अपना एक नारा लेकर जाते हैं। फिर महरूमी भी कुछ तबकों में है, कुछ सूबों में है, कुछ डिफरेंट किस्म की डेप्रीविएशन जरूर है। बिल्कुल, उसका हर एक को हक पहुंचता है कि वो एहतजाज भी करे, उसके हकूक के लिए मुतालबा भी करे और अपनी मर्जी के लीडर का भी इंतखाब करे। लेकिन मुझे सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप, सही, जब पाकिस्तान को चैलेंज हुआ है तो पूरी कौम और ये सब लोगों ने मुतहिद होकर उसका फैसला किया है। और मैं समझता हूँ क्राइसिस में जुड़ जाना ही किसी कौम की पहचान होता है। बिल्कुल, और ये जिंदा कौमों की अलामत होती है। कह रहा हूँ कि हम एक कौम हैं, हमें कोई बाहर से चैलेंज करके देखे, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। बहुत खूब। इसी पर मुझे इसमें कोई शक नहीं है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हम मुत्तहिद हैं, एक कौम है, एक जिंदा कौम है। ठीक, बिल्कुल। जब बड़ा चैलेंज आए तो पूरी कौम हमारी यूनाइट हो जाती है, सीसा प्लाई दीवार बन जाती है और सब मिल के उसका मुकाबला करते हैं। यही पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे इश्यूज़ की कि फिर वो इश्यूज़ कौन से हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, हमें तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में आने से रोक रहे हैं। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। अभी हम बात करेंगे कि ज़रा खुद एहतसाबी भी होनी चाहिए, बतौर कौम बतौर मुल्क अपना एहतसाब भी करना चाहिए कि कहाँ ख़राबी है, कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का शुमार भी तरक्की याफ्ता ममालिक की फ़हरिस्त में हो, हम भी आगे बढ़ें बतौर कौम। आज जो चैलेंजेस हैं, हमारी इकॉनमी की बात करें तो हम कर्ज़ों के बिल्कुल उसमें डूब के रह गए हैं, फंस के रह गए हैं डेट ट्रैप के अंदर। क्या कहेंगे ओनबाज साहब, इशू कहाँ पे है? हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे बतौर मुल्क बतौर कौम? क्या करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, वो नहीं आगे बढ़ने देती? लैक ऑफ विजन हमारी सियासी लीडरशिप के अंदर, जो जिन्हें हुकूमतें मिलती हैं, निज़ाम हुकूमत दुरुस्त नहीं, तालीम का निज़ाम ठीक नहीं, जुडिशल सिस्टम हमारा ठीक नहीं, या फिर जो वफाकी इकाइयाँ हैं उनके दरमियान और रूरल और अर्बन जो सेंटर्स हैं उनके दरमियान जो वसाइल की तकसीम है वो मुनसिफाना नहीं। इशू कहाँ पे आ रहा है? देखिए साहब, दुनिया की जितनी कौमें जो तरक्की कर गई हैं, मैं डेवलप कंट्रीज की बात करूं, उनके पीछे ना 200-300 साल की एक पूरी कहानी खड़ी होती है। हमें 74 साल हुए। एज एन ऑपोजिशन हमसे भी गलतियां हुई होंगी। जब हमने हुकूमत संभाली थी इनिशियली 2018 में, और आने के बाद जब फ्रंट्स देखे तो फ्रंट्स बहुत सारे थे। ये नहीं देखें कि सबसे पहले ये कि मईशत एक बहुत बड़ा इशू था, बेरोजगारी, गुर्बत अपनी जगह पे थी, कि रिजर्व्स बिल्कुल नहीं थे, पैसा नहीं था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इम्बैलेंस, करंट अकाउंट डेफिसिट, इश्यूज अपनी जगह पे। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देखें तो कश्मीर का इशू बहुत बर्निंग इशू था, विद इन 6 मंथ्स जनाब वो आर्टिकल 370 का इशू रेज हो गया। अफगानिस्तान का इशू अब रेज हो गया। अंदरूनी शहर में देखना शुरू कर दें तो हमारे पास मेजॉरिटी थिन थी, उस थिन मेजॉरिटी में लेजिस्लेशन अपनी जगह पे प्रॉब्लम था। फिर यहाँ पे मजहबी जमातों के वाले से जो इश्यूज क्रिएट है वो भी आपके सामने है। फिर अपोजिशन ने, PDM ने अपने इश्यूज, और एज ए गवर्नमेंट हमें एक और इशू सॉल्व करना पड़ गया कि जो हमारी अपोजिशन जमातें थी वो ये तफरीक करना भूल गई कि हुकूमत और रियासत में क्या फ़र्क है। उन्होंने एज अ हुकूमत हमें देखा तो साथ हमें रियासत भी देखना शुरू कर दिया, और हमारी मुखालफत में वो इस टाइम पे इस लेवल पे चले जाते थे कि बाकी जो जमहूरियत है दुनिया में
उनको वो इशू शेयर नहीं करना जो हमें फेस करना पड़ता। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये हमसे भी कहीं ना कहीं एज एन ऑपोजिशन गलती हुई होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान इतना मैच्योर हो चुका है कि एज ए गवर्नमेंट और एज एन अपोजिशन सबको शायद ये सोचना पड़ेगा कि आपको रियासत को अलहदा देखना है, हुकूमत को। यानी कि आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के साथ अगर मुखालफत कर रही है तो वो उसका एक अलहदा लेवल है, और अगर जो रियासत पाकिस्तान है उसके किस लेवल आइडेंटिफाई करने, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ स्पेस देनी है, कहाँ सपोर्ट देनी है। फॉर एग्जाम्पल रिफॉर्म्स की बात आती है तो अपोजिशन ने कहाँ सपोर्ट करना है, लेजिस्लेशन की बात आती है तो कहाँ सपोर्ट करना है, बजट आपको पसंद है या पसंद नहीं है उसमें। सो ये चीजें हैं पॉजिटिव, जो एक वो कहते हैं ना पॉलिटिकल सैनिटी जो है ना, अब इस मैच्योर पाकिस्तान में प्रवेश करने का टाइम आ गया। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, श्योर कि ऑपोजिशन भी इस टाइम पे सोच रही होगी। सर आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि इशू कहां आ रहा है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? ये जो कुछ चीजों का मैंने जिक्र किया, कुछ मजीद चीजें जिनका आप भी जिक्र कर सकते हैं। एक बात की तो मैं जनरल एजाज साहब की तायद करूंगा कि कौम में वो स्पिरिट जो कि पिछले 74 साल से होनी चाहिए थी वो आज भी मौजूद है। जहां तक फॉरेन फ्रंट्स का ताल्लुक है, खारजी महाज पे ये कौम आज भी मुत्तहिद है और अल्लाह का शुक्र है इसी वजह से हम कायम हैं। रही बात कि आज के इश्यूज क्या है, मेरी नजर में जो सबसे बड़ा इशू है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कमी है। देखिए, जब तक जमहूरियत में इस्तेहकाम नहीं होगा, उसमें कंटिन्यूटी नहीं आएगी पॉलिसीज का। आपने माजी में देखा कि चाइना के साथ जिस तरह से पिछली हुकूमतों ने CPEC के हवाले से मामला आगे चलाए, ठीक है इंटरनेशनल इश्यूज भी आड़े आते हैं, लेकिन उसमें जो एक रुकावट आई, हिकअप्स आए, और ये ढकी छुपी बात नहीं है। अब दोबारा आके जब ये अफगान इशू हाईलाइट हुआ है तो हमें एहसास हुआ कि हमारा मुश्किल वक्त का दोस्त चाइना ही है। अमेरिका में रजीम चेंज होने की वजह से हमें फिर दोबारा उसी लाइन पे आना पड़ा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट्स के चेंज होने से आपकी जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है उन पर फर्क नहीं आना चाहिए और ये इंप्रेशन भी नहीं जाना चाहिए। दूसरा, मैं समझता हूं कि हमारा जो निजाम इंसाफ है, जुडिशियल सिस्टम, बिल्कुल मेजर रिफॉर्म्स की, आई बीइंग अ लॉयर, मैं समझता हूं कि हम बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स खड़े हैं। हमें बेसिक जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है और वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि जो हमारी जुडिशरी है वो अपनी अना को खत्म नहीं करती और वो तैयार हो कि हाँ गलतियां हमें भी हैं, क्योंकि सारी गलती जो है, सारा मलबा वो एग्जीक्यूटिव पे डाल दिया जाता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कहा जाता है जी कि पुलिस कुछ नहीं करती, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं वो नाअहल हैं। एक डिस्कनेक्ट है और एक कहते हैं ना मिसट्रस्ट है। ये हमें खत्म करना है अगर हमने आगे बढ़ना है। और आखिरी बात, जो सबसे बड़ा इशू है हमारे सब के लिए, जिसको सर्टेन रीजंस की वजह से कोई एड्रेस करने को अब तो भूल ही गया है, वो है आपकी पॉपुलेशन का चैलेंज। फैमिली प्लानिंग या उस पे आबादी पे जो कंट्रोल है, वो अब बात करते हुए सियासतदान भी शर्माता है और बाकी हुकूमती ऑर्गन भी शर्माते हैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत, हमारे वसाइल आबादी खा गई है। जब तक हमने उसको एड्रेस नहीं करना, हम सीधे रास्ते पे नहीं चलेंगे। बिल्कुल, इसके लिए हमें बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग हमें चाहिए। और एजाज़वान साहब, आप क्या फरमाएंगे इस बारे में? आपकी क्या राय है कि आप इश्यूज़ कौन कौन से आपने आइडेंटिफाई किए हैं कि ये बड़े इश्यूज़ हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, बतौर मुल्क, बतौर कौम तरक्की करने से? मेरे ख्याल में हमारा बात इशू बुनियादी तौर पे सिर्फ एक है, जिस पे न मिलिट्री डिक्टेटर्स ने कोशिश की और न पॉलिटिकल लीडरशिप ने कोशिश की उसको दुरुस्त करने की। वो है कमजोर इंस्टीट्यूशंस और अदारों को कमजोर रखना, महकूम करने की कोशिश हर आदमी ने की है। अगर आप ब्यूरोक्रेटिक फर्जेस का अंदाजा लगाना चाहें कि कितने कितने ब्यूरोक्रेट्स, कितनी कितनी हुकूमत ने घर भेजे सिर्फ इसलिए कि उनसे अपनी मर्जी की बातें मनवानी थी, उनको अपना हम ख्याल तसव्वुर नहीं किया, इंक्लूडिंग जुडिशरी। मतलब अदालतों पर हमले भी हुए, चीफ जस्टिस को भी घर भेजा गया, उनकी तजलील भी की गई सड़कों पे। और इस सारे निज़ाम को अगर आप देखें तो हर हुक्मरान ने अदारों को महकूम रखने में अपनी आफियत समझी। और मैं ये कह सकता हूं दावे से कि इतने पर्जेज हुए कि अदारों ने बिल आखिर ये ठान ली कि जो साहिब इक़्तिदार है उसकी अताअत में ही आफियत जानो, जो वो करना चाहता है उसको फैसिलिटेट करो, बीच में अपना रास्ता भी बनाओ। अगर जनरल साहब, ये इमरान खान साहब तब्दीली का नारा लगा के 3 साल पहले इक़्तिदार में आए थे, इस सिस्टम में, इस चीज़ में आपको लग रहा है कोई तब्दीली आई है? ये जिस आप इशू को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इदारों को स्ट्रॉन्ग ना करना। मेरे ख्याल में उनके पास वो मेजॉरिटी नहीं है असेंबली में
कि वो बड़ी तब्दीली इस मुल्क के निजाम में ला सकें। वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस मांगता है निजाम, और वो जब तक अदारों में रिफॉर्म्स नहीं होंगी, जुडिशरी हो या ब्यूरोक्रेसी हो या जितने स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, हर एक में इतनी गुंजाइश है इंप्रूवमेंट की। मेरे दोस्त जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर इल्जामात लगने शुरू हो जाएं पुलिस पे, फिर इन्वेस्टिगेशन पे, फिर प्रोसिक्यूशन पे, फिर जजमेंट पे, और मुल्क में हर बड़े से बड़े मुजरिम को ये ज़हन में उसके बाद बैठ जाए कि आई कैन गेट अवे विद अ मर्डर, तो फिर मुल्क में यही होगा जो हम देख रहे हैं। रिश्वत होगी, सिफारिश होगी, मेरिट की एब्सेंस होगी। लेकिन अगर अदारे अपनी जगह पे मजबूत खड़े हों और हुकूमतें 4 या 5 साल बाद बदलती रहें, बिल्कुल, तो जो रिकॉर्ड होगा अदारों का, जो अदारों के अंदर इनहेरेंट स्ट्रेंथ होगी, वो बेराह रवि की गुंजाइश निकालने नहीं देगी। लेकिन होता ये आ रहा है कि अदारे इतने कमजोर किए गए हैं बाय डिजाइन कमजोर किए गए हैं ताकि हुकूमत आसानी से की जाए, मुल्क का जो कुछ होता है वो बाद में देखी जाए। ठीक है, यानी मफाद के लिए सियासत की गई। यानी हमें इदारों को मजबूत करना है, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, इसके साथ साथ हमने इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाना है। ये बड़ी रुकावटें हैं इस मुल्क के आगे बढ़ने में। मुझे सही है, एक ब्रेक के बाद अगर ठीक, मैं अगर ब्रेक के बाद इस पर जो नाज़रीन है कि एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि फिर बेहतरी के लिए हमें क्या करना चाहिए, फौरी तौर पे हम क्या कर सकते हैं, मौजूदा हुकूमत के अंदर किस तरह के चैलेंजेस हैं। बात होगी ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। अब बात हो जाए पाकिस्तान को खारजा महाज पर दरपेश चैलेंजेस की। चूँकि हमारे बिल्कुल पड़ोस में अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त तेज़ी के साथ बिगड़ रही है, उसका फॉल आउट पाकिस्तान पे क्या आ सकता है, हमें किस तरह की पॉलिसी रखनी चाहिए। एजाज़ साहब, इस वक्त जो अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है, चूँकि अफगानिस्तान के अंदर अमन, पाकिस्तान के अंदर हमारी तरक्की, तमाम चीज़ें हमारी जो जुड़ी हैं अफगानिस्तान के अंदर अमन से। इस वक्त जो वहाँ के हालात हैं उसको देखते हुए हमारी जो इस पे पॉलिसी है, क्या हम ठीक सिम्त में जा रहे हैं, बेहतर तरीके से डील कर रहे हैं सारे मामले को? थैंक यू वेरी मच समराज। ये जो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, पहली बात है ये सरप्राइज नहीं है, ये पता था हालात ने अमेरिकन विड्रॉल के बाद ऐसे ही होना है। और फिर जिस तरीके से अमेरिका ने जिस इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ विड्रॉल किया है, उसके बाद तो ये बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल थी कि ऐसा ही होगा। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे रीजन के लिए एक चैलेंज है, एक एनवायरनमेंट ऐसा है विच इज चैलेंजिंग फॉर द कंप्लीट रीजन। पाकिस्तान की पॉलिसी इसलिए दुरुस्त है कि अफगानों को ये हक पहुंचता है कि अफगानिस्तान में हुकूमत कौन करेगा, किस तरह की तर्ज हुकूमत होगी और किस तरीके से उन्होंने अपने मुल्क को लेके आगे चलना है। हमारा कंसर्न सिर्फ वो है जो पूरे रीजन का है कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, चाहे वो एनडीएस चाहे करना चाहती है, चाहे रॉ करना चाहती है, चाहे आईसिस करना चाहती है, चाहे अलकायदा या तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कोई भी होस्टाइल एजेंसी उस जमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल न करे। एक हमारी ये कंसर्न है जिसके लिए हमें, दूसरा है कि हालात इतने खराब ना हो जाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हालात इतने खराब ना हो जाएं कि हमें रेफ्यूजीज का एक और बोझ उठाना पड़े। बिल्कुल। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से तालिबान का ऑपरेशन जा रहा है उसकी वजह से हमारे ऊपर रेफ्यूजीज का बोझ नहीं आया जिसे हम एंटिसिपेट कर रहे थे। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि आज दिन तक कोई रेफ्यूजी पाकिस्तान में नहीं आया, और ये एक बड़ी हौसला अफजा बात है, जबकि काबुल की फॉल इतनी बड़ी दूर की बात नहीं है। काबुल के नजदीक पहुंच गए हैं तालिबान, और अब अमेरिकन अपने जो डिप्लोमेटिक एलिमेंट हैं या उनके रेमिनेंट्स थे उनको, और ब्रिटिश अपने डिप्लोमेट्स को निकालने के लिए वो आ रहे हैं, और वो तालिबान से जमानत मांग रहे हैं कि हमें इन्हें खैरियत से निकालने की इजाजत दी जाए। तालिबान बिल्कुल काबुल में नहीं दाखिल हो रहा है, वो आउटसाइड पे वेट कर रहे हैं कि अगर उन्होंने निकालने हैं तो वो, पाकिस्तान के लिए एक ही ऑप्शन है, स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी, न किसी को जमानत दें, न किसी के गारंटोर बने,
न किसी किस्म की मुदाखलत करें, अपने सरहदों की हिफाजत करें और हालात को वॉच करें। बिल्कुल सही है। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब, अमूमन ये होता है पूरी दुनिया में कि जब सियासी मामला जो इंटरनल होते हैं वहाँ तो अपोजिशन की जमातें जो हैं वो बड़ा टफ टाइम देती हैं गवर्नमेंट्स को, लेकिन खारजा महाज पर जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस होते हैं वहाँ अपोजिशन की पार्टीज़ भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं। इस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उस पर जिस तरह से हमारा मुल्क की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है, अपनी पॉलिसी तश्कील दे रहा है, आपकी पार्टी मुकम्मल तौर पर साथ देगी हुकूमत का जिस तरह के हालात भी हमें फेस करना पड़े, जिस तरह का भी चैलेंजेस हों, साथ खड़े होंगे गवर्नमेंट के साथ, खारजा महाज पे उन्हें सपोर्ट करेंगे फॉरेन पॉलिसी पे? समर अब्बास साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं होती कि जब मुल्क को खतरात दरपेश होते हैं तो मैं नहीं समझता कि सियासी क़यादतों में इस तरह की कोई शऊर की कमी होती है या उनकी विल में कमी होती है। अलबत्ता ऐसे इश्यूज पे भी अपोजिशन ने अपना एक रोल प्ले करना होता है, और जो पीछे एक बड़ी तवील मुशावरत हुई थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, जो सेशन तकरीबन 9 घंटे के लिए चला, उसमें पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी क़यादत जो थी और अस्करी क़यादत वो मिल बैठकर इस इशू पे बात कर चुके हैं। हम लोग भी वहां पे थे, लेकिन जाहिर है वो इन कैमरा डिस्कशन थी। एक बात जिसकी तरफ जनरल एजाज अवान साहब ने इशारा किया वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए, और अल्लाह करे हालात इसी तरह रहें कि अगर अमेरिकन पॉलिसी चेंज होती है वहां पे ताकत के इस्तेमाल के हवाले से, जो कि अभी तक नहीं लग रहा, तो ऐसी सूरत में हम किस तरह से लाताल्लुक रह सकते हैं ग्राउंड और एयर स्पेस दोनों हवालों से, क्योंकि वो तो खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हैं अमेरिका को। अल्लाह करेगा जी, अल्लाह वो नौबत ना लाए, लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं होगी। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमाएं। ये एक ऐसा चैलेंज होगा जिसमें फिर एक कौमी सोच जो है उसको अस्करी और सियासी क़यादत बैठ के उसमें से निकलेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी उसकी इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस भी हैं। तो अल्लाह ताला करे ये नाजुक मरहला है, इस मुल्क के लिए बेहतरी हो और चीज़ें जो हैं जिस डायरेक्शन में जा रही हैं वो ज़्यादा ख़राब ना हो, और जो हम ये समझते हैं कि अगर रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स नहीं आता तो बिलाशुबा वो बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के हक में बात जाती है। लेकिन ये चैलेंजेस अब आपके सर पे खड़े हैं। मैंने इसीलिए शुरू में बात की थी कि सियासत में भी एक बुर्दबारी की, रवादारी की और जो बर्दाश्त की गुंजाइश है वो रहनी चाहिए आपको अपनी मुखालफतों में, और ये चीज हुकूमत के लिए ज्यादा अहम है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये गुफ्तगू जब भी होती है तो वो कुछ गैर संजीदा बयान शुरू हो जाते हैं, जी एनआरओ नहीं चाहिए, एनआरओ चाहिए। हमें इससे निकल आना चाहिए। ये होशमंदाना फैसले करने का वक्त है, और ऐसे वक्तों पे हुकूमतों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कौमी हमआहंगी पैदा करें और एक सोच के साथ तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं उनको लेके आगे चले। मेरे ख्याल में अगर सियासी और अस्करी क़यादत इस असूल को ज़हन में रखेगी तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम सब इसमें सुरखरू होंगे। सही है। ओनबाज साहब, आपकी क्या राय है इस पर? आपको जाहिर है जितने भी खारजा महाज पे जितने चैलेंजेस आते हैं उस पर एक गिला हमेशा अपोजिशन का रहा है कि हम तो भरपूर ताउन करते हैं, लेकिन खान साहब ही अपोजिशन से हाथ मिलाने के रवादार नहीं होते। अभी अफगानिस्तान का मामला है, बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, पैदा हो सकती है सूरत हाल, काफ़ी ख़राब हालात बन सकते हैं। अल्लाह का शुक्र अभी तक सूरत हाल कंट्रोल में, और सबसे बड़ा इस पर मैं क्रेडिट भी देना चाहूँगा कि हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप का विजन था कि जो फेंसिंग कर दी पूरे बॉर्डर के ऊपर, 90% बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ जो है वो सील हो चुका है, फेंस लग चुकी है, वहाँ पर हमारी डिप्लॉयमेंट है मिलिट्री की। एक बहुत अच्छा फैसला था जिसका आज हमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, उसका अमलन भी। तो सबको साथ लेकर चलेंगे इस मामले पे भी कि ज़ाहिर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर यहाँ पे भी आप अपोजिशन को ताने तो नहीं देंगे कि इस मामले पे आप हमसे एनआरओ ना मांगिएगा, ये ना कीजिएगा, वो ना कीजिएगा? ये मामला बहुत सीरियस है। एक तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि इश्यूज 3 आएंगे हमें। एक तो ऑफ कोर्स जो जैसे कि जनरल साहब ने कहा कि जी हमारा इशू जो सेफ हेवंस का, कि वहाँ पे जो सेफ हेवंस है वो पाकिस्तान में ऑपरेट करेंगी। दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। रिफ्यूजी क्राइसिस आएगा, वो इसलिए अभी तक नहीं आया क्योंकि जहां जहां पे तालिबान ने कंट्रोल लिया वो सारी ट्राइबल बेल्ट्स हैं। जब जैसे ही का तालिबान, अगर जैसे लग रहा है इस वक्त सिचुएशन, अगर वो काबुल के करीब आए तो जो काबुल की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो रिफ्यूजी क्राइसिस, क्योंकि उनका कनेक्शन पेशावर के साथ बहुत ज्यादा बनता है, तो उसकी जो है जो रिफ्यूजी क्राइसिस है वो आने के बहुत शदीद किस्म के हमारा वो हो सकता है। तीसरा इशू जो आपने अपोजिशन की तरफ से कहा, और मैंने शुरू में कहा था कि पॉलिटिकल सैनिटी को प्रिवेल करना चाहिए और अपोजिशन को, रियासत को और हुकूमत को 2 डिफरेंट जाविये से देखना चाहिए।
आपको इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पसंद नहीं, आप उसको अलग जाविये से देखें, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है उसको अलग देखें। देखिए दुनिया में अगर कोई आर्टिकल छपता है जो उस मुल्क के अगेंस्ट जा रहा हो, वो गवर्नमेंट से बात करता है कि हम ये आर्टिकल छाप रहे हैं, हुकूमत अपना उस मुल्क को नुकसान हो सकता है, छापा जाए या ना छापा जाए। मैं इसकी 3 एग्जाम्पल देता हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एंड तारक साहब को ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई गद्दारी का ये सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। 2-3 ऐसे इश्यूज है जिसमें हमने कहा था कि जी फॉर एग्जाम्पल अफगान एम्बेसडर का जो बेटी का किडनैप का एक इशू रेज किया गया था जो कि था नहीं, तो पहले दिन आईजी इस्लामाबाद ने कहा जी ये इशू नहीं है ऐसा, और इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कहा। लेकिन इत्तेफाक ये कि कश्मीर का इलेक्शन चल रहा था, टेम्परेचर बहुत हाई था, फौरन हमें ब्लेम किया गया और दुनिया में उसकी वाइब्स बहुत स्ट्रांग गई। वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट नहीं गई, वो पाकिस्तान के खिलाफ गई। सो अनइंटेंशनली एक नुकसान हुआ, नंबर 1। नंबर 2, हमदुल्ला मोहिब से मुलाकात हो गई। अब ये देना मैसेज चाह रहे थे, हम भी समझते हैं मियां नवाज शरीफ का कोई गद्दारी नहीं है, वो मुहिबुल वतन है, इस मुल्क से प्यार करते हैं। वो किसी ना किसी को शायद पिंडी में मैसेज देना चाह रहे थे उनको जलाने के लिए, उन्होंने बगैर रिसर्च के हमदुल्ला मोहिब से मुलाकात कर ली। अब दुनिया में उसका बड़ा स्ट्रांग है जी, पाकिस्तान गवर्नमेंट तो यहाँ एंगेज नहीं करी और हमदुल्ला मोहिब वहां जाके किसी लीडरशिप से एंगेज कर रहा है, ये रॉन्ग मैसेज। और तीसरा जो इशू बना था वो बड़ा सिंपल सा बन गया, जो आखिरी दिनों में आए, वो ये सोशल मीडिया का था। अब उसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इनका कोई कसूर नहीं। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि पता नहीं था, अनइंटेंशनली वो चाहते हुए ट्रेंड चल रहा था कि जी सैंक्शन पाकिस्तान, उसके साथ एक दूसरा ट्रेंड चल रहा कि नवाज शरीफ वाज राइट। अब वो जो साइड बाय साइड ट्रेंड चले, दुनिया ने कहा जी देखिए ना पाकिस्तान के अंदर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि ना चाहते वो थोड़ा नुकसान हो गया, ये हमारा पॉइंट था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। ज़ाहिर है इस वक्त जिस तरह के चैलेंजेस हमें नेशनल यूनिटी की फ़िज़ा कायम करनी है, उसमें अपने सियासी मुखालिफिन को गद्दार या इस तरह की कोई बात नहीं करनी। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। पाकिस्तान तो बन गया आज से 74 साल पहले, लेकिन जो तकमील पाकिस्तान है वो अभी नामुकम्मल है, उसका एजेंडा। बातों की ब्रेक बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। आज जब हम पाकिस्तान का यौम आज़ादी मना रहे हैं तो हमें कश्मीरियों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि तक़सीम बर-ए-सग़ीर का एजेंडा आज भी नामुकम्मल है और हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन तकमील पाकिस्तान जब अब उस वक्त होगी जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। हमारे जिस्म का एक हिस्सा आज भी लहू लुहान है। कश्मीरी जो है वो आज भी कोई शहीद होता है उसे पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाते हैं। आज भी मकबूजा कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर भी यौम आज़ादी पाकिस्तान का मनाया गया है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा बहुत करीब अनकरीब हम जो है यौम आज़ादी मकबूजा कश्मीर को उन कश्मीरियों के साथ मनाएंगे कि जिनके दिल जो हैं वो पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। आज के शो में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।